सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, H1 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपके लिए खास पेशकश। पंजाब में चुनाव यात्रा जारी है, मिशन 2022। 14 फरवरी को पंजाब की जनता क्या कुछ तय करने जा रही है। 10 मार्च को तय होगा अब की बार किसका पंजाब। जनता के मन में क्या है, लेकिन जनता से पहले आगू क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके जहन में क्या है और उनके मुद्दे, उनके वादे, उनके दावे क्या हैं, ये जानने के लिए आज हमारी यात्रा आ पहुंची है पंजाब के डेरा बस्सी में। आज हमारे साथ 5 खास मेहमान, 5 नुमाइंदे यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ कृष्णपाल शर्मा जी मौजूद हैं, शिरोमणि अकाली दल से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र वैष्णव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से, आपका स्वागत है। कुंवर उदय सिंह राठौड़ जी हैं, कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे बीच हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ करम सिंह नंबरदार जी हैं, किसान मोर्चा से, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कृष्णपाल शर्मा जी, चोण जाप्ता लग गया, किन्ने तैयार हो? ਅਸੀਂ 100% ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, 100% ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। आम आदमी पार्टी जो मुकाबले में आई है, क्या शिरोमणि अकाली दल के लिए चिंता बढ़ी है? हमारे लिए बिल्कुल चिंता नहीं बढ़ी, क्योंकि हमारे पास लोगों के पूछने के लिए, लोगों को कहने के लिए है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जो वायदे आपसे किए थे वो 56 महीने बाद लोगों को ये बताने लगे हैं कि हमने जो वायदे किए थे वो डिलीवर इसलिए नहीं कर पाए कि पंजाब का लीडरशिप जो फेल हो चुकी है, अब हमने उस मुख्यमंत्री को हटा दिया। सिर्फ ये चंद महीने इनके पास बचे थे, 111 दिन बचे थे, 111 दिन में ये डिलीवर करना चाहते थे जो नहीं कर पाए। लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ बहुत भारी ठगी हुई है और उस ठगी का जवाब अब लोग देने के लिए तैयार बैठे हैं। सर, ठगी हुई है लोगों के साथ, वादे डिलीवर नहीं हुए। देखिए, इस चीज़ का फैसला, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत है, इस चीज़ का फैसला जनता ने करना है। और जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल मैं मानता हूँ कि आता है हमारे देश के अंदर, वो आया है। और इस चीज़ का जो वादे हम लोगों ने किए थे, हमने काफ़ी हद तक अपने वादे पूरे किए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने पूरे वादे कर दिए सारे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो वादे किए थे उसमें मैक्सिमम वादे हमने पूरे किए हैं। और इस चीज़ का फैसला जो अब करेगी वो जनता करेगी। हम फुल शर्मा जी कह रहे हैं ठगी हुई है। नहीं, ये इस चीज का फैसला किसी पार्टी का नुमाइंदा है, कोई पार्टी विशेष नहीं कर सकती। इसका फैसला जो करेगी जनता करेगी। इन फाइटिंग का नुकसान हुआ? देखिए, मैं बिल्कुल, मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने में कि अगर कहीं ना कहीं अंदर कुछ इनफाइटिंग का, आपस के अंदर मतभेद पैदा होते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान पार्टी का होता है। लेकिन जो हमें बाद में 111 दिन, ये 100 दिन मिले हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री चन्नी साहब आए हैं और सिद्धू साहब हमारे अध्यक्ष बने हैं, तो हमने उसको डैमेज कंट्रोल कर लिया है। और आने वाले समय में आप देखिएगा 14 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएंगे मार्च के अंदर, तो फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार पंजाब में आएगी। डैमेज कंट्रोल हो गया है जी कांग्रेस ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 111 ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 70% ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਹਵਾ 'ਚ ਨੇ ਹੋ ਵਾਅਦੇ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੱਸ ਦੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇਹ थोड़ा जा पार्टी उभर के होर बढ़िया तरीके नाल सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल ठीक है सर। बीजेपी कहाँ, बेगानी शादी में? नहीं, बीजेपी खुद का दूल्हा है। बीजेपी खुद की शादी में शामिल करेगी बाकी सबको। सब लोग बाराती बनकर के आ रहे हैं बीजेपी के अंदर। और बीजेपी देश के अंदर के साथ पंजाब इंपोर्ट कर रहे हैं ना? आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग अपनी खुशी से आ रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके पास है नहीं नेता, इसलिए आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आप 23 सीटों पर लड़ते थे। बिल्कुल झूठा इल्जाम है इस बात का। भाजपा के पास आज 117 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5-5, 7-7 लोगों की लिस्ट बनी हुई है। अभी कल भी हमारे पैनल पे इसके बारे में डिस्कस हुई है। हाई लेवल पे इस बात में सारी सूचियां चली जा चुकी हैं। लगभग 1-1 दर्जन के करीब हमारे पास कैंडिडेट हैं हर सीट के ऊपर। चलिए ठीक है। नंबरदार साहब, एक सवाल है। आंदोलन, दिल्ली, घर वापसी, कानून वापसी, फिर इलेक्शन होया कि किसान मोर्चे ਨੂੰ? नहीं, ये तो पहला भी सीगा। पता क्या, जिन्नी भी राजनीतिक पार्टियां लोग इन्हां तो तंग सीगे। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ पॉलिटिकल एम्बिशन थी कि पंजाब के किसान आगुओं की ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਿਆ भाई सारा देखो इसका मतलब ये हो गया कि संयुक्त किसान मोर्चा खेरू खेरू हो गया ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਨਹੀਂ वो तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं है ना ਕੌਣ ਹੈ संयुक्त किसान मोर्चा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ भाई दिल्ली से तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਰਹੇ 1 ਸਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡੇ ਚੱਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ सेवा इलेक्शन लड़की हो सकती है ਐ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ किसान चोण लड़ेंगे अकाली दल को नुकसान है क्योंकि वो उनका ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है अकाली दल को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। देखिए हम लोग किसान जो हैं, किसान कोई ये नहीं कि वो कहीं बाहर से आए हैं। जो किसान श्रोमणी अकाली दल के साथ जुड़ा है वो अकाली दल के साथ खड़ा हो गया आंदोलन के बाद, जो कांग्रेस के साथ जुड़ा वो कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया, जिसने आम आदमी पार्टी के बजाय वो आम आदमी पार्टी चला गया। कुछ जथेबंदियों ने जिन्होंने फैसला इलेक्शन लड़ने का किया वो लोग इलेक्शन लड़ने के चाहवान है, वो भी शायद 117 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करनी है, क्योंकि इनका पहले आम आदमी पार्टी के साथ समझौते की बातें चल रही थी। दोनों पार्टियों ने अब ये क्लियर कर दिया, पहले तो ये छुपी हुई बात थी, अब ये क्लियर हो गई है कि दोनों पार्टियों में समझौते की बात चल रही थी। अब वो बात खत्म हो गई है, अब इन लोगों ने फैसला कर लिया कि अलग अलग लड़ेंगे। देखिए जहाँ तक श्रोमणी अकाली दल का संबंध है, हमारा ये मानना है कि 5 साल बाद एक परीक्षा होती है, इस परीक्षा में लोगों ने कांग्रेस सरकार को नंबर देने हैं कि आपको 60 महीने के लिए चुना गया था, आपने वो 60 महीने में क्या किया। 4 महीने में ये लोग कहते हैं रिजल्ट देंगे। हम लोगों के पास ये बात लेके जाएंगे कि जिस सरकार को आपने 60 महीने के लिए चुना था, अब आप फिर 60 महीने के लिए आपने सरकार चुननी है। इस सरकार का तो एक्सपीरियंस ये लोगों को हो चुका है कि 56 महीने के बाद ये कह सकती है कि हमारा लीडर फेल हो गया इसलिए हम वादे डिलीवर नहीं कर सके, अब हम करेंगे। भाई कब करोगे, अब तो टाइम ही नहीं है आपके पास। तो ये लोग दोबारा ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में पंजाब के लोग नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर बता सकता हूं कि श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले रही है, 10 साल रही है, 2017 से लेकर 2017 तक रही थी। उस सरकार ने जितने डेवलपमेंट करने के लिए काम थे, चाहे सड़क बनी है, चाहे एयरपोर्ट बने हैं, चाहे यादगारें बनी हैं, चाहे कोई भी काम हुआ है। मैं सिंपल सवाल लोगों के सामने एक पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार एक भी ये बता दे कि उन्होंने कोई नया सरकारी हॉस्पिटल बनाया हो, कोई नई सड़क बनाई हो, कोई नया हॉस्पिटल बनाया हो, कोई नया एयरपोर्ट बनाया हो, कोई भी चीज बता। सर एक काम बताइए। देखिए 10 साल श्रोमणी अकाली दल की सरकार रही, 10 साल के बाद जब ये सरकार 2017 के अंदर गई है तो जो फाइनेंशियल हालत पंजाब की ये लोग करके गए हैं, 3 साल लग गए हमें। जो बजट घाटा था हमारा उसको पूरा करने के लिए 3 साल लग गए। और जहां तक डेवलपमेंट की बात है, वो कर्जे ले लेके जो डेवलपमेंट हुई थी उस कर्जे को उतारने के लिए हमें आज और 15 साल 20 साल लगेंगे। तो हमने कोशिश की उस बजट घाटा था उसको हम बराबर लेके आए 3 साल के अंदर। और एक कुदरती आपदा जिसे हम कहेंगे महामारी जो पूरे देश के अंदर आई, पूरे देश की जीडीपी बिल्कुल नीचे चली गई, उसके बावजूद हमने पंजाब की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा। और जहां तक लोगों के हित के जो मामले थे, चाहे वो सड़क के हों, बिजली के हों, हमने वो पूरी कोशिश की उन लोगों के पूरे किए जाएं। जो बाहर से इन्वेस्टमेंट हम ला सकते थे उसको लाने की हमने पूरी कोशिश की। और तकरीबन 42,000 करोड़ के करीब पैसा जो बाहर से आया है इन्वेस्टमेंट के थ्रू में, वो पंजाब के अंदर आया है। और आज पंजाब के जो माली हालत है वो आप कंपैरिजन करिए 2017 से लेके आज तक, वो कोई छुपी हुई बातें नहीं है, वो आरटीआई में भी निकलेंगी और बजट में भी आती हैं वो, तो उससे पता लग जाएगा कि कौन सी सरकार बेहतर थी या कौन सी सरकार बेहतर नहीं थी। उसके बाद शिक्षा जी आपका जो कर्जा था उसे वो उतार रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं राठौर साहब ने दिया, मेरे परम मित्र हैं, परंतु मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं पूछता हूं कोई एक लैंडमार्क बता दें कि देखो 5 साल आपको लोगों ने दिए ना, एक तो बता दो सर। लैंडमार्क जो लोगों के जो लोक हित के कार्य होते हैं, कोई सड़क का काम हो, कोई बिजली का काम हो, क्या हम डेराबस्सी हल्के की बात करें, क्या यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बना, क्या यहाँ पे ग्रिड नहीं लगा, क्या यहाँ पे ग्रिड नहीं लगा, 2 ग्रिड लगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 3 ग्रिड लगे।
तो ये कोई भी सरकार आए, चाहे वो, मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की है, अगर सरकार आई है तो काम करने के लिए आई है। जो रूटीन के जितने भी लोकहित के कार्य थे, जो डेवलपमेंट के काम थे, वो किए। बुनियादी काम इन्होंने पूरे किए। काम हमने पूरे किए। देखिए, सरकार जो चुनी जाती है, सरकार ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चुनी जाती है। ये डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं जो पूछ रहा हूं कि क्या कोई बड़ा एयरपोर्ट बनाया, क्या कोई नई सड़क बनाई, क्या कोई नया सरकारी हॉस्पिटल बनाया, क्या कोई नया सरकारी कॉलेज बनाया, क्या कोई आपने मेमोरियल ही बना दिया? मैं पूछता हूं, कोई एक लैंडमार्क तो बता दो आप। 4800 किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं। अगर हम उस मुद्दे को या उस डाटा को लेके आएंगे तो ये बहुत बड़ा डाटा बैंक है, उसके बारे में भी डिबेट होगी। लेकिन आप ये देखिए, शिक्षा के अंदर, हेल्थ के अंदर, जिस दिल्ली की लोग बात करते थे, पीछे सर्वे आए हैं लास्ट ईयर, तो उसमें देखिए पंजाब नंबर 1 पे आया। महामारी के अंदर जो हेल्थ के सर्वे हुए हैं और शिक्षा के उसके बाद में हुए हैं, उसमें पंजाब हेल्थ और शिक्षा में पंजाब नंबर 1 है। मैं अभी अपने दोस्त की बात सुन रहा था, हेल्थ और शिक्षा की बात। पिछले 1 महीने में मैंने पूरे हल्के में जाके सर्वे किया, जो इन्होंने स्मार्ट स्कूल नाम से एक मुहिम चलाई थी और हर स्कूल के आगे लिखा था स्मार्ट स्कूल। मेरे पास पूरा डाटा है 42 स्कूलों का, जिसमें अंदर अगर बाथरूम है तो उसमें सीट नहीं है, उसमें पीने का पानी नहीं है, उसमें पानी की टंकी नहीं है, उसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है बच्चों के लिए या टीचरों के लिए, स्टाफ के लिए, जो किसी हद तक कहीं जाके कोई काम कर सके। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, अगर हम चलें हॉस्पिटल देखने पूरे हल्के में, लालड़ू हॉस्पिटल है इनका छोटा हॉस्पिटल, डेराबसी है, आज जैसे का तैसे वो खड़ा है मुंह बाए हुए। लालड़ू में 2 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं मिलता, कोई नर्स नहीं मिलती। अगर कोई भी केस 2 बजे के बाद आता है उसको डेराबसी रेफर किया जाता है और डेराबसी के बाद उसको रेफर 32 में किया जाता है, पूरा टाइम वेस्ट होता है। अगर हम देखते हैं एक अपने कुरली बटौली में एक हेल्थ का छोटा हॉस्पिटल है, आज मैं आपको जाके दिखा सकता हूं कि उसमें भूसा भरा हुआ है पशु चारने का, जो डंगर का। अगर हम एक स्पेसिफिक जगह के बारे में बात करें तो हो सकता है कहीं ना कहीं दिक्कत आए। तो मैं दिल्ली लेके चलता हूं, जहां घोड़े के अस्तबल बने हुए हैं, जो इन्होंने हॉस्पिटल बनाया। देखिए, हमने नाबाजब के अंदर आयुष हॉस्पिटल बनाया, काम हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तेजी से काम हुए हैं। जिस हिसाब से हमें बजट या पैसा या समय या परमात्मा की कृपा से जो हम कर पाए हैं, कि इतनी महामारी के अंदर जब पूरे देश के अंदर मंदी के हालात थे, तो हम लोग पंजाब में भी उसी से जूझ रहे थे, उसके बावजूद हम लोग हर सर्वे के अंदर पहले या दूसरे नंबर पे आए। तो मैं समझता हूं ये उपलब्धि है बहुत बड़ी। बीजेपी किस नाम पे वोट मांग रही है सर? बीजेपी विकास के नाम पे वोट मांग रही है, अमन कानून शांति के नाम पे वोट मांग रही है, रोजगार के नाम पे वोट मांग रही है। अभी ये मेरे भाई बात कर रहे थे कर्जे की। इन लोगों की ये कर्जे की समस्या कब से चलती आ रही है, कभी अकाली दल, कभी। आप साझेदार थे सर उसके? जब हम सब साझेदार थे तब हमारी सेंटर में सरकार नहीं थी, जब सेंटर में हमारी सरकार आई तब अकाली हमारे से रुष्ट होकर के अलग हो गए। क्या पता अभी मोदी जी आ रहे थे, उनको आने देते हैं पंजाब वाले, अभी क्यों रोक दिया? क्या पता वो कर्जे माफ हो। पंजाब वालों ने थोड़ी रोका है सर, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार ने रोका ना जी। कांग्रेस जब केंद्र में सरकार थी तो 7 साल इनका नाखून और मांस का रिश्ता तो अभी छूटा है ना, 7 साल तो साथ ही रहे हैं। तो ठीक है, फिर हमारे पास तो देश का मॉडल है, हमारे पास मोदी जी हैं, मोदी जी का चेहरा है, उनके किए हुए काम हैं। आप देखिए भारत की जो स्थिति आज है, अगर हम मोदी जी को सामने लेकर के आते तो पंजाब की स्थिति वैसी दोबारा बना देंगे। आप देखिए भारत की जीडीपी की बात की इन्होंने, 8.2% है। चीन की अर्थव्यवस्था हमारे से कहीं नीचे चली गई, अमेरिका हमारे से नीचे चला गया। अर्थव्यवस्था में फ्रांस को हमने पीछे झकेल करके 6वें स्थान पर पहुंचाया। ऑटो मार्केट। पंजाब में किस नाम पे वोट मांगेंगे आप? सर पंजाब में इसी सब बातों के बाद मांगेंगे हम वोट। देश में यही बीजेपी की कमी है, पूरे देश में मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। वो मोदी जी ने वो करके दिखा। मोदी पंजाब में चेहरा नहीं है ना। लोकल विकास के कार्यों से इनका कोई लेना देना, इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो कोई विकास करे। स्थानिक मुद्दे हैं, उस मामले में कभी बात ही नहीं करेंगे। पंजाब में आपका चेहरा कौन? देखिए, कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर ये होता है कि जो भी विधायक अपना नेता चुनते हैं इलेक्शन के बाद वही बनता है। हाँ, कभी कभी अपवाद होता है। पिछली बार कैप्टन साहब को पहले चेहरा घोषित किया गया, लेकिन इस बार ये फैसला किया गया कि जो भी चुनाव के बाद में स्थिति होगी, जो भी विधायक अपने नेता को चुनेंगे उसको ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। सर आप तो चेहरे पर लड़ रहे हैं। हम तो बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारी ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले टिकट डिक्लेयर करे और टिकट के मामले में कहीं भी कोई विरोध नहीं हुआ।
दूसरी बात मैं अपने भाजपा के साथी का जवाब देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि मोदी जी को रोक दिया गया है, मोदी जी नहीं आए। चलो ये कांग्रेस सरकार की नाकामी हो सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट सरकार ने करनी होती है, उनको प्रॉपर अरेंजमेंट करने चाहिए थे। परंतु अब माननीय मोदी जी को ये चाहिए कि वो वहां से दिल्ली से अनाउंस कर सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया सर। नहीं, पहले कर सकते थे, वापस जाके कर सकते थे, दिल्ली जाके वो दिल्ली जाके अनाउंसमेंट कर सकते थे। अगर पंजाब के लोगों का हित ही करना है तो वो तो यहाँ वैसे कर से अनाउंस कर सकते थे। बीजेपी की सरकार, बीजेपी का चेहरा, बीजेपी का प्रधानमंत्री लोगों से वो बात करता है जिसको वो करके दिखाए। सर मैं आता हूँ आपके पास। सर एक बात बताइए, कोई 1000 रुपए फ्री दे रहा है, कोई 2000 रुपए फ्री दे रहा है, आप क्या दे रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਨਾ ਹਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। सर आपके फ्री वादों पर नाराजगी है। देखिए, आज मेरे साथी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी फ्री वादे करती है। ये पिछले 7 साल हमारे कांग्रेस के साथी ने बताया कि 7 साल सरकार अकाली बीजेपी की इकट्ठी रही। सबसे पहले अगर कोई वादे शुरू किए वो अकाली बीजेपी ने ही शुरू किए। अगर आटा दाल स्कीम शुरू की तो बादल साहब ने शुरू की, कणक बांटनी शुरू की तो बादल साहब ने शुरू की, ये चीनी देना शुरू किया तो बादल साहब ने शुरू किया। ये फ्री वादे अकाली और बीजेपी से शुरू हुए हैं और कुछ हद तक ये लोगों के हित के भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और आम आदमी पार्टी भी उसी कदम से कदम मिलाते हुए, चाहे वो 1000 रुपये महिलाओं के लिए हो या बच्चों की स्टडी के लिए लोन हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई वादा किया हो, तो उस वादे पे आम आदमी पार्टी खरी उतरी है और उतरेगी। दिल्ली में ही ऐसे हमारे केजरीवाल साहब ने जो 2015 से लेकर 2022 आज आ गया सरकार चल रही है, एक भी वादा ऐसा नहीं जिस वादे से सरकार पीछे हटी हो या पूरा ना हुआ हो। हमें तो ये प्राउड वाली बात हमारे लिए है कि हमने ये अनाउंसमेंट्स की थी और ये पूरी की हैं। देखिए, स्टेट वेलफेयर स्टेट होती है, कोई कमाई करने का साधन नहीं होता कि लोगों को टैक्स से सरकार ने कमाई करनी है। लोगों से लिया हुआ टैक्स लोगों के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। ये प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट होनी चाहिए। लोगों के साथ गलत कमिटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने कसमें खाकर ये वादा किया था कि हम 90,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करेंगे। आज वो कर्जा बढ़कर 1 लाख करोड़ हो गया और इसका एक और माइनस फैक्टर हुआ है। इसका माइनस फैक्टर, शर्मा जी जिन्होंने वादा किया था उन्हें तो हटा दिया ना उन्होंने। ये कसूर किसका है? लोगों का क्या कसूर है? जिन लोगों के साथ कमिटमेंट की गई थी उन लोगों के साथ तो ठगी हुई ना। ये तो आज कांग्रेस ने लीडर बदल दिया। कितना कहां पहुंच गए हम? लोग क्या करें? ये लोगों से कहा गया था कि आपका कर्जा माफ करेंगे। ये किसका कसूर है? इन लोगों का कसूर है। कर्जा माफ कैसे सर? देखो, जो स्टेट की माली हालत थी, फाइनेंशियल, उस हालात के अंदर भी हम लोगों ने करीबन 5600 करोड़ रुपए का जो छोटे किसान का, मार्जिनल किसान का कर्जा था, वो हम लोगों ने माफ किया। और जो हमारी केंद्र सरकार से जो भागीदारी थी टैक्सेस के अंदर, उसके अंदर उसमें हमें कोरोना के दौरान भी हमें जो पैसा था वो काफी रोक के और काफी दिनों के बाद में दिया था। और जो बॉर्डर का एरिया का हमारा जो 5% का शेयर होता है वो हमारा बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो कोई भी ऐसा, आज रेवेन्यू क्या है स्टेट गवर्नमेंट के पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के 2 ही जरिए हैं, एक्साइज या माइनिंग। तो उससे जो भी हम उससे उत्सर्जित करके जो उसका उपयोग में ला सकते हैं हम लोगों ने किया। और वो कर्जे जो कहते हैं कि माफ नहीं किए, तो मैं दिखाता हूं कि कितने कर्जे माफ हुए, मैं उसका एविडेंस दूंगा आपको। शर्मा जी मजबूरी बता रहे हैं। ये मजबूरी जब भी पता थी जब मैनिफेस्टो बन रहा था। ये मैनिफेस्टो किसी अनजान व्यक्तियों ने नहीं बनाया। ये मैनिफेस्टो दुनिया के माने परमाने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रधानगी में बना। और जो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये इस कमेटी के मेंबर थे। इनको पंजाब की हालत पता थी। इनको तब भी पता था कि होना है, या ये लोग इस स्थिति से अनजान थे? इन्होंने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा कि कर्जा माफ करेंगे? जब कर्जा माफी की बात हुई थी तब ये कहा गया था कि आपने चाहे आड़ती से लोन लिया है, चाहे बैंक से लिया है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया है, चाहे सरकारी बैंक से लिया है, चाहे प्राइवेट बैंक से लिया, सारा माफ करेंगे। क्या तब उन मनमोहन सिंह जी को, श्रीमती सोनिया गांधी को और मनप्रीत बादल जी को, इनको पंजाब की स्थिति पता नहीं थी कि ये होगा? नंबरदार जी कुछ कह रहे हैं, फिर आता हूं सर आपके पास। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ,
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ जोड़न की लोड़ नहीं है। ठीक है जी, राठौड़ साहब जवाब दीजिए, फिर आगे चलता हूँ। बिल्कुल जी, इसके बारे में पूरी तैयारी चल रही है और अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो इस बार हमारी पूरी कोशिश है और हमारे मैनिफेस्टो में भी आएगा कि माइनिंग और एक्साइज के ऊपर पूरी पॉलिसी बनेगी। लेकिन मैं ये बात फिर कह रहा हूं कि ये लोग कहते हैं कि वादा नहीं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे जिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार पूरे किसानों के कर्जे माफ किए थे। कांग्रेस ने किया छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और पंजाब के अंदर भी। जिस हद तक हम लोग कर सकते थे हम लोगों ने पूरी कोशिश की। और उसके बाद कोरोना महामारी आई, उस महामारी के दौरान कोई भी साधन उत्सर्जन का ऐसा नहीं था कमाई का जिससे कि हम रेवेन्यू जनरेट करके लोगों को कर्जा माफी के लिए आगे कर सकते। और उस समय, जिस समय कृष्णपाल जी बात कर रहे हैं, उस समय जब केंद्र के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और पंजाब के अंदर अकाली दल भाजपा की सरकार थी, तो जितने आरटीआई के अंदर आप निकलवाई कि जितना ज्यादा फंड वहां से आया है, केंद्र सरकार, बादल साहब जब भी गए हैं तो फंड लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह से आए हैं। लेकिन हमारी सरकार के होते हुए सारे ही फंड, हमारे बॉर्डर तक के फंड हमारे जो सारे थे वो मोदी साहब ने बंद कर दिए। और जो हमारा स्टेट रेवेन्यू था, मोदी साहब ने फंड बंद कर दिया जी, बिल्कुल कैसे जवाब दोगे पंजाब में? इसका गलत इल्जाम है। मेरा तो मानना ये है कि जितने भी वायदे और जितनी वायदा खिलाफियों की बात ये दोनों पार्टियां ये सब लोग कर रहे हैं कि जी पंजाब के साथ ये नहीं हुआ, हमने ये करने की कोशिश की, होने नहीं दिया। मैं कहता हूं जी पंजाब के अंदर और केंद्र के अंदर डबल इंजन की सरकार लाओ, सब हम करके दिखाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਹ ਫੰਡ ਰੱਖਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦਿਓ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਜਿੱਠੇ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿੰਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘੀਆ ਢਾਂਚਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। मेयर भी साडा होवे। ਮੇਅਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 12.5 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 29% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। 69% ਲੋਕਾਂ ਨੇ, सीटा 300 प्लस सी ना। ਹਾਂ 69% ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਅਰ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 25 ਜੇ ਇੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 25 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਂਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰੇ ਬਣਾਊਗਾ ਆਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ। किसान सर ये गल दसो ना, किसान पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने कि भाई हमारी पॉलिटिकल एम्बिशन है। हमारे पास तो ये भी था कि जो राकेश टिकैत हैं वो उठना नहीं चाहते थे, लेकिन जो पंजाब की जत्थेबंदी थी उनको जल्दी थी क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना था। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸਾਡਾ ਇੱਕੇ ਸੀ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੌਨ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਸੀਗੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MSP ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਛੇਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ 450 किसान जथेबंदियां पूरे हिंदुस्तान ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ सहमति ਨਾਲ आए, इकल्ला कोई नहीं उठ के आया। ठीक है मैं आता हूं सर आपके पास। शर्मा जी एक बात बताइए, क्योंकि पहले मुकाबला ट्रेडिशनल शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच होता था, फिर आम आदमी पार्टी आ गई, बीजेपी कैप्टन अलायंस हो गया, किसानों ने पार्टी बना ली, वोट डिवाइड होगा तो नुकसान किससे है? असल में तो नुकसान लोगों का है। इसमें सियासी पार्टियां तो अपने फायदे नुकसान देखती रहती हैं, असल नुकसान लोगों का है। आज हमारी चर्चाओं में भी लोगों के मुद्दे गायब हो गए हैं। आज मुद्दे ये हो गए कि उसने पार्टी छोड़ दी, वो चला गया, वो आ गया, वो CM का दावेदार है, वो नहीं है। आज लोग ये पूछना चाहते हैं कि हमारे मुद्दे कहाँ हैं? सरकार में स्कूल को बेहतर कौन एजुकेशन देगा? हेल्थ कहाँ चली गई? आज डॉक्टर के बिना मरीज मर रहे हैं, इलाज के बिना लोग मर रहे हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है। आज स्मार्ट स्कूल की मेरे साथी ने बात की थी, स्मार्ट स्कूल कैसे बनाए गए मैं बता देता हूं आपको। टीचर्स ने मिन्नत किया लोगों की जाके कि स्कूल के बाहर पेंट करवा दो, एक LED लगवा दो। ऐसे स्मार्ट स्कूल बनाए जाते हैं, लोगों का आप बेवकूफ बना रहे हो आप। मुझे यह दुख है कि आज राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है कि हम लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने तक सीमित हो गए हैं। आज लोगों के मुद्दे गायब हो गए हैं। मैं समझता हूं कि लोगों के मुद्दे आगे आने चाहिए कि कैसे हम बेटर एजुकेशन देंगे, कैसे हम बेहतर ट्रीटमेंट लोगों को देंगे, कैसे हम, ये जो सरकार बननी है, ये सरकार व्यापार के लिए नहीं बनाई जाती। हम पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, लोगों की भलाई कैसे हो सकती है, ये मुद्दा होना चाहिए। सब पार्टियों का ये मुद्दा होना चाहिए। सबसे पहले सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि मैनिफेस्टो को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि लोगों के साथ ये ठगी जो हुई है ये बंद हो। जो व्यक्ति कहता है अगर वो पूरा नहीं करता उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए, ताकि जो मैनिफेस्टो में लोग सोच समझ कर वायदे करें। हमारी पार्टी की हिस्ट्री रही है कि हमने जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। इस बार जो वादे हो रहे हैं शर्मा जी, उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे पास विजन है, हम जो भी वायदा करते हैं उसके लिए हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट है, प्रॉपर मैनेजमेंट है। क्योंकि सरकार ने मैनेजमेंट ही करनी है और सरकार ने कोई काम नहीं करना। हमारे द्वारा दिया गया टैक्स हमारे कैसे भलाई के लिए बरता जाना, यही सरकार ने काम करना होता है। सर अभी हमारे साथी कृष्णपाल शर्मा जी ने जो कहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें, पिछले 10 साल 2007 से लेकर 2017 तक हमारे बीजेपी के साथी भी मौजूद हैं। 10 साल लगातार गवर्नमेंट रही बीजेपी अकाली की। आज हमारे हल्का डेरा बसी में, पंजाब में, अगर जो स्कूलों का हाल है आपके सामने है, जो हेल्थ का हाल है वो आपके सामने है। लोगों तक दवाइयां तक मुयस्सर नहीं होती, दवाइयां तक उनको नसीब नहीं होती, उनको एक इंजेक्शन नहीं नसीब होता, 2 रुपए की आज टेबलेट किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलती। ये हाल हमारी स्वास्थ्य का है। और अगर शिक्षा की बात करते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने आके 4 लीटर पेंट लाके, जैसे मेरे साथी शर्मा जी ने बोला है कि लोगों को कह के कि इसमें एक LED लगवा दो, पेंट करवा दो बाहर दीवार के ऊपर, 3-3 हजार टीचरों से लिया गया, पर टीचर से 3-3 हजार लिया गया। जहां 10 का स्टाफ था, 30 हजार रुपए लेके बाहर बाउंड्री पे पेंट करा दिया, बाहर लिख दिया स्मार्ट स्कूल। जो भी ये सर्विस, कोई जैसे आप आज डिबेट कर रहे हो, सब आदमियों से आप बात ले रहे हो, कोई भी सर्वेज होते हैं, पिछले 2 साल के अंदर जो सर्वे है, अगर वो उससे 7 साल पहले भी हर साल ये सर्वे होते थे, तो उस समय इस सर्वों के अंदर, शिक्षा के अंदर और हेल्थ के मामले में पंजाब आगे क्यों नहीं आया? या तो वो सर्वे गलत है। तो मैं मानता हूं कि सुधार हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से सुधार नहीं हो पाया। इस बात को भी मुझे मानने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो मेरे साथी ये कह रहे हैं, ये दिल्ली की भी बात करते हैं बार बार, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में या हेल्थ के मामले में। अब देखिए दिल्ली कितना नीचे गया है। जिस मुद्दे को लेके ये पिछली बार पंजाब में आए थे या दिल्ली में गए थे, जिस मुद्दे को उठाकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, वो मुद्दे आज कहां है? उसमें पिछड़ गए हैं।
शिक्षा के मामले में भी काफी पिछड़े हैं, हेल्थ के मामले में भी काफी पिछड़े हैं। तो मेरा मानना है, जैसे शर्मा जी ने कहा, कि जो पहली बात तो यह है कि शायद कोई पार्टी, अगर ये किसी इस पे मैनिफेस्टो के ऊपर कानून लाया जाए तो कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जो इसके विरोध में खड़ी हो, और इस पे कानून आना चाहिए। और कम से कम जो मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का बने, उसमें जो भी मुद्दे हों वो लोक भलाई के मुद्दे हों, लोगों के बेसिक एमिनिटीज जो पूरी कर सके। क्यों आज आजादी के 70 साल बाद सरकारें इनकी भी रही, सरकार हमारी भी रही, सरकार बीजेपी की रही, चलो आम आदमी पार्टी तो नई पार्टी आई थी, सरकार दिल्ली में रही है इनकी, तो जो बेसिक एमिनिटीज हम लोग आज तक लोगों को नहीं दे पाए, तो मैं मानता हूं मैनिफेस्टो के ऊपर कानून। और राठौड़ जी, अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल आता हूं, आपके सिटिंग एमएलए बीजेपी में क्यों गए? कौन से जी? आपके 2 सिटिंग एमएलए बीजेपी, 3 गए थे, चलो एक वापस आ गया, 2 सिटिंग एमएलए बीजेपी में गए, परसेप्शन गलत बन रहा है? देखिए, हर राजनीति के अंदर जो आज की राजनीति है, मैं समझता हूं आज की राजनीति के अंदर जो आदमी है वो अपनी सोच रख रहा है। हर आदमी ये सोचता है कि मैं एमएलए बनूं, एमएलए, उसे लोगों से कोई मतलब नहीं है, उसे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अपने हित साधने के लिए आज की डेट में लोग, चाहे वो अकाली दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, मैं इसमें किसी पार्टी का वो नहीं करूंगा। जी सर, क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं दूसरी पार्टियों में? हम तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, हम नीति लेकर के चलते हैं। हमारा एक नियम कानून है इस पार्टी का। पूरे देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, आप देखिए, वो चोन मैनिफेस्टो में वायदे कुछ करती हैं, जब इंप्लीमेंट करने का टाइम आता कुछ नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले जो चोन मैनिफेस्टो जारी किया था और जो वायदे तब जनता से किए थे वो आज पूरे कर रही है, लगातार पूरे कर रही है। आज से 2 साल 3 साल दूसरी पार्टी के लोग कैसे आ रहे हैं? पार्टी के लोग आ रहे हैं, आकर्षण है। क्यों क्यों छोड़ रहे हैं? सर पिछली पार्लियामेंट के अंदर 117 मेंबर पार्लियामेंट थे जो अदर पार्टी से लेके आए हैं, और उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे। आपके आकर्षण कम हो रहा है? मैं आकर्षण की 117 उनके यहाँ गर्दन के ऊपर ईडी की फाइल। बाम अरोड़ के बुलाए तक कैप्टन साहब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और स्वीकार थे। हमारे आज भी हम तो गलत हो गए। आज भी उनको एक अपना कद्दावर नेता मानते हैं। हमारा कोई पार्टी का, उन्होंने पार्टी उस कद्दावर नेता के बल पर पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर, नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर पंजाब के अंदर सरकार बनाने जा रही है। मेरी बात लिख करके तो फिर आप तोड़फोड़ इतनी, तो हर पार्टी के, आपने कहा था कि हम कांग्रेस का सुपड़ा, कांग्रेस का नामो निशान मिटाएं। कांग्रेस, आपने तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस में ही कर लिया। हरियाणा के अंदर 20 विधायक, आप भी आइए, उत्तराखंड के अंदर 20 विधायक जो कांग्रेस से आए, कांग्रेस से आए। जो बात करेगा, जो काम करेगा, हमें वो स्वीकार है, कोई भी हो। आप मुझे बताइए, 1984 में आपने देश हित में कार्य किया? बिल्कुल, हमने जो गलत काम हुए उसका विरोध किया। आज भी कहते हैं उस समय के दंगाइयों को सजा देने वाला केवल नरेंद्र मोदी, पहला प्रधानमंत्री, पंजाब के हितों में काम करने वाला पहला प्रधानमंत्री, सिखों के हित में काम करने वाला पहला प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी ने बताइए आज तक क्या किया? हमेशा अलगाववाद, विस्तारवाद और उग्रवाद का समर्थन करके कांग्रेस पार्टी ने राज किया। शर्मा जी, मेरा एक सवाल है, लगभग 25 साल आपका गठबंधन रहा बीजेपी के साथ, उसके बिना मैदान में उतरना, ये भरपाई होगी कैसे? भरपाई पंजाब के लोग करेंगे, भरपाई कांग्रेस सरकार की फेलियर करेगी, भरपाई श्रोमणी अकाली दल का जो पूर्व इतिहास रहा है वो करेगा, हमारा डेवलपमेंट का जो इतिहास रहा है वो भरपाई करेगा। आज पंजाब के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तो फेलियर है ही है, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की मिली भगत से काम कर रहे हैं। उसका एक स्पष्ट प्रमाण ये है कि आम आदमी पार्टी, अगर कोई भी फेलियर की बात हो, पंजाब गवर्नमेंट की नेगेटिव कोई बात हो, तो वो कांग्रेस सरकार की नुक्ताचीनी नहीं करते, वो पिछले 10 सालों की जाके चले जाते हैं। चाहिए ये, आप विपक्ष में बैठे हो, आपको लोगों ने चुना है, लोगों ने आपको विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, आप सरकार की फेलियर पर बोलिए, परंतु जब सरकार पर फेलियर पे बोलने की बात आती है तो आम आदमी पार्टी पीछे चली जाती है। 10 साल फ्रेंडली मैच है क्या? आरोप है ये बिल्कुल निराधार आरोप है। अगर आज 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह इनके बॉस थे, नेता थे, वो बिल्कुल फेलियर साबित हुए हैं। आम आदमी पार्टी इस पे बिल्कुल हल्ला कर करके बोलती रही है। आज अगर 111 दिन की इनको टाइम मिला था चन्नी सरकार को, आज जितने मुलाजिम
चाहे वो रिटायर हो चुके हैं, चाहे वो धरनों पे बैठे थे, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर थे, एक भी किसी भी उसका कोई भी मुलाजिम का काम नहीं हुआ। 36,000 मुलाजिमों के इन्होंने बोर्ड लगा दिए सरकार रोडों के ऊपर कि 36,000 मुलाजिम रेगुलर कर दिए गए, जबकि वो मामला ऐसे का तैसे पड़ा है। ठीक है जी, बताएं सर, बोर्ड लग गए वहाँ। बोर्ड नहीं लगे हैं, वो फाइल गवर्नर साहब के पास दोबारा चली गई है, उसको अप्रूवल गवर्नर साहब नहीं देनी। देखिए, सुभाष शर्मा जी तो सच्चे पक्के इंसान है बेचारे। ये तो बोलते हैं सरकार के खिलाफ, इनकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो सरकार की गोदी में बैठी है, सरकार के हक में बोलती है। सुभाष शर्मा जी जैसे सारे आम आदमी पार्टी की लीडरशिप नहीं है, ये तो बहुत नेक और ईमानदार आदमी है, परंतु जो इनकी लीडरशिप है वो कांग्रेस सरकार की गोदी में बैठी है। सर, गठबंधन नहीं होया आम आदमी पार्टी ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ थी वो बिगड़ गई ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰੇ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। 15 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ, 15 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਨਾ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਾਹਦਾ ਬਈ ਚੋਣ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ? ਬਈ ਚੋਣ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੇ ਲੜਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਵੋਟ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਹੀ ਲੜਦੇ। ਝੋਲਾ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, शहरों च भी साडे भरा पवाने। ठीक है। हाँ जी सर, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मेरा तो कहना यही है कि जैसे अभी किसान मोर्चा वालों ने बात करी है कि पंजाब के अंदर या देश के अंदर गांव के लोग, किसान लोग बस्ता पकड़ के राजनीतिक दलों को आगे लाते रहे। मैं इस बात का जवाब मांगता हूं, क्या पंजाब के अंदर, देश के अंदर केवल एक वर्ग की वोट इनको चाहिए? क्या दुकानदार की, व्यापारी की, शिक्षाविद की, जो लोग आपके इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, उन लोगों की बौद्धिक विचारधारा वाले लोग हैं, क्या उनकी वोट नहीं चाहिए? किसान दल केवल एक बात के ऊपर वोट मांगेगा? मैं कही किसान मजदूर, किसान वो है ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਲਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿसान है। ठीक है जी। सर ये बताओ, आम आदमी पार्टी को वोट क्यों मिलेगा? 30 सेकंड। आम आदमी पार्टी पिछले 7-8 साल में ऐसे काम करके दिखा गई, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में था, चाहे वो लोगों का मसला था, पानियों का मसला था, बिजली का मसला था, चाहे वो एम्प्लॉइज का मसला था। कोई भी ऐसा मसला दिल्ली में पेंडिंग नहीं छोड़ा कि जिसके बिहाफ पे आम आदमी पार्टी वोट ना मांग सके। हर मसला उन्होंने क्लियर किया, हर मसले पे गौर किया, हर मसले को हल किया। इसी बिहाफ पे, इसी मुद्दे को लेके हम आम आदमी पार्टी पंजाब में इलेक्शन में उतरने जा रही है जोर शोर से। शर्मा जी, शिरोमणि अकाली दल को वोट क्यों? वो इसलिए कि पंजाब के लोगों ने पहले 10 साल का भी तजर्बा देखा और इस 5 साल का भी देखा। लोग कंपैरिजन करेंगे कि उस 10 साल में लोगों के साथ कमिटमेंट्स पूरी हुई थी, इस 5 साल में कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई। पंजाब के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सरकार से उनको निजात मिले और सरकार वही दोबारा आए जो शांति, अमन, भाईचारा और डेवलपमेंट कर सके। वो श्रोमणी अकाली दल है। जी सर, बीजेपी को वोट क्यों? बड़ा स्पष्ट है हमारा तो। पंजाब के अंदर सबसे पहले तो जो अमन कानून है, उसके साथ जो भाईचारा हमारा हिंदू और सिख विशेषकर, जिसके कारण हमें पहले बदनाम किया जाता है कि शियत के साथ सरकार रही, शियत के साथ रहना हम लोगों का सबसे बड़ा एक कारण रहा कि पंजाब के अंदर बड़ा भाई सरदार और छोटा भाई हिंदू, और यही विचारधारा को लेकर के हमारा समझौता रहा। अलग हुए कोई बात नहीं, अब हम सबके साथ अपने बड़े भाई का किरदार अदा करेंगे। पंजाब के अंदर अमन कानून, भाईचारा, विकास, अर्थव्यवस्था, रोजगार, उद्योग और इसके साथ साथ धरातल पर रह करके हम लोग विकास का काम करेंगे। क्यों? ठीक है जी। सर, किसान आगुआं ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉ? ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ठीक है सर। राठौड़ साहब, कांग्रेस को वोट क्यों? देखिए, हम अपने 5 साल का जो लेखा जोखा, विरोधी पार्टियां जो मर्जी है, हम अपने 5 साल का जो लेखा जोखा है वो रिपोर्ट कार्ड लेके लोग। विरोधी पार्टी तो जो कहें, लेकिन आपके तो प्रधान साहब ही कह देते हैं ना सरकार के काम पे। देखिए, ये मैं सोचता हूं कि ये सबसे बड़ी जीत है, जो पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक ढांचा है उसकी जीत है कि हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। अगर मैं आज कुछ बातें पार्टी लाइन से हटके यहाँ बोल के जा रहा हूं तो मैं समझता हूं पार्टी का लोकतंत्र है, पार्टी का लोकतंत्र मजबूत है। तो जो लेखा जोखा है हम लेके जाएंगे, वो जो आखिरी फैसला है वो जनता की अदालत, जनता की कचहरी में हो जाएगा। आखिरी फैसला जनता की कचहरी में होगा। 14 फरवरी को वोट डलेगा, 10 मार्च को फैसला सामने होगा। MH1 प्राइम की ये चुनाव यात्रा लगातार जारी है। मिशन पंजाब 2022 आप देख रहे थे। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।